नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत उत्कर्ष क्लासेस में। भौतिकी की कक्षा है ये और हम अब शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर, नया अध्याय, नई यूनिट जो है दृढ़ पिंड गतिकी। तो भाई दृढ़ पिंड गतिकी, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? गति के बारे में। किसकी? दृढ़ पिंड की। तो दृढ़ पिंड का क्या मतलब है भाई, देख लेते हैं जल्दी से। बच्चों, दृढ़ पिंड होता है वो जिस पे बल लगाने पर कोई विकृति न आए, अणुओं के मध्य की दूरी परिवर्तित ना हो। उदाहरण के लिए अगर एक रस्सी मेरे पास है इलास्टिक वाली, प्रत्यास्थ वाली, तो इसके ये अणु है मान लो। जब आप इसको खींचोगे तो ये थोड़ी लंबी हो जाएगी इस प्रकार। तो आप देख रहे हैं इसके जो अणुओं के मध्य दूरी है परिवर्तित हो गई ना। पहले इतनी दूरी थी, अब इतनी हो गई। तो अणुओं के मध्य की दूरी परिवर्तित हो गई। ये दृढ़ पिंड नहीं हुआ, ये तो प्रत्यास्थ हो गया। दृढ़ पिंड का मतलब जिसके अणुओं के मध्य दूरी समान रहेगी, नियत रहेगी, दूरी परिवर्तित नहीं होगी, यानी वो विकृत नहीं होगा। तो ऐसा पिंड कहलाता है बच्चों दृढ़ पिंड। तो दृढ़ पिंड के बारे में ही सब चीज़ें हमें पढ़नी है। कैसे उस पर बल लगेगा, कैसे वो घूर्णन करेगा और क्या क्या राशियां उससे संबंधित आने वाली हैं। तो चलिए भाई देखा जाए दृढ़ पिंड की गति से पर संबंधित चीज़ें। सबसे पहली चीज़ है भाई जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंग्लिश में। शॉर्ट में हम इसे MI बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, और प्रदर्शित करते हैं चिन्ह I से। नाम तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसीलिए हम जड़त्व आघूर्ण बोलने की बजाय MI बोलेंगे बार बार, और चिन्ह है इसका I। तो क्या होता है जड़त्व आघूर्ण, क्या फ़ायदा है इसको पढ़ने का और कैसे पता करेंगे, ये सब चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहली और मुख्य बात, जड़त्व आघूर्ण पिंड के घूर्णन के जड़त्व का निर्धारण करता है। आहा, जड़त्व तो शब्द हमने पढ़ रखा है भाई। कहाँ? न्यूटन के गति के नियम में पढ़ा था जड़त्व। अब जड़त्व का काम क्या होता है बच्चों, याद है ना? वस्तु की स्थिति को बनाए रखने का गुण। अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और अगर गतिमान है नियत वेग से तो गतिमान रहना चाहती है। ये हमने पढ़ लिया था, पर वो था बच्चों रेखीय गति के लिए। रेखीय गति में अगर वस्तु गतिमान है नियत वेग से तो वैसे रहना चाहेगी, और स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी। तो वो था रेखीय जड़त्व, मतलब रेखीय गति का जड़त्व। तो रेखीय गति का जड़त्व कौन निर्धारित करता था? जल्दी याद करो, ये तो पढ़ चुके थे।
और अब तो बड़ा आसान था तो याद भी होना चाहिए। रेखीय जड़त्व का गुण कौन निर्धारित करता है? पहले भी बताया था आप लोगों ने और सही बता रहे हैं। द्रव्यमान द्वारा निर्धारित होता है। रेखीय जड़त्व का गुण द्रव्यमान से निर्धारित होता है भाई। द्रव्यमान ज्यादा तो जड़त्व का गुण ज्यादा, द्रव्यमान कम तो जड़त्व कम होगा। ये हम पढ़ चुके थे। पर अब हम किसकी बात कर रहे हैं? रेखीय जड़त्व की नहीं, ध्यान दीजिए। घूर्णन के जड़त्व को निर्धारित करता है। घूर्णन के जड़त्व की बात हो रही है। घूर्णन का जड़त्व क्या होता है? ये तो नया शब्द आया, तो चलो इसको पढ़ते हैं। रेखीय जड़त्व का मतलब क्या था? रेखीय गति के लिए अवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया, परिघटना। तो यहाँ क्या होगा? घूर्णन के लिए अवस्था बनाए रखने की परिघटना। वस्तु घूर्णन कर रही है, अपने ही स्थान पर घूम रही है, आगे नहीं जा रही है। एक तो ये वस्तु यहाँ से आगे चली गई, एक ये वस्तु आगे नहीं गई, इसी जगह पे घूमने लग गई। तो घूर्णन का जो जड़त्व है उसका मतलब है कि वस्तु घूर्णन गति में अवस्था बनाए रखती है या नहीं। वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, और अगर पहले हम गति बोलते थे, अब क्या बोलेंगे? घूर्णन गति कर रही है तो वो घूर्णन गति करते रहना चाहेगी। इस गुण को, इस परिघटना को कहते हैं घूर्णन का जड़त्व। इसको गुण कर दिया जाए। तो अब दो तरह के जड़त्व हो गए हैं। रेखीय जड़त्व जो रेखीय गति की अवस्था बनाए रखने का गुण है और किससे निर्धारित होता है? द्रव्यमान से। और दूसरा आ गया है घूर्णन जड़त्व जो घूर्णन गति की अवस्था को बनाए रखने का गुण है, और ये किससे निर्धारित होगा? द्रव्यमान से नहीं होगा। जड़त्व आघूर्ण घूर्णन के जड़त्व का निर्धारण करता है, तो ये जड़त्व आघूर्ण से निर्धारित होगा। ठीक है। तो क्यों हम जड़त्व आघूर्ण पढ़ रहे हैं बच्चों? क्योंकि वही हमें बताएगा कि घूर्णन का जड़त्व ज़्यादा होगा या कम। जिस पिंड का घूर्णन जड़त्व ज़्यादा होता है उसका जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा होता है, तो घूर्णन जड़त्व ज़्यादा होता है। और उल्टा भी कह सकते हैं कि घूर्णन जड़त्व ज़्यादा है मतलब घूर्णन जड़त्व आघूर्ण भी ज़्यादा रहा होगा। तो जड़त्व आघूर्ण अधिक होने पर घूर्णन का जड़त्व भी अधिक होता है। तो जैसे आपको ये याद था बच्चों कि द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो रेखीय जड़त्व ज़्यादा होगा।
अब ये याद रखना है कि जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा तो घूर्णन का जड़त्व ज्यादा हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है भाई सभी को कि घूर्णन जड़त्व कौन निर्धारित करता है? जड़त्व आघूर्ण निर्धारित करता है। ठीक है ना? तो ये तो समझ में आ गया कि जड़त्व आघूर्ण से निर्धारित होता है, घूर्णन का आघूर्ण। अब आगे बढ़ने से पहले एक उदाहरण तो देख लें भाई। पंखे तो हम सबके घरों में लगे हैं और अलग अलग कमरों में अलग अलग कंपनी के भी हो सकते हैं पंखे। तो दो पंखे चल रहे हैं, आपने स्विच ऑफ कर दिया, धारा बंद कर दी। क्या पंखा एकदम से ही रुक जाता है? पंखा घूम रहा था तेजी से, स्विच ऑफ किया, धारा तो बंद हो गई। तो धारा बंद होते ही मोटर तो बंद हो गई, लेकिन पंखा तो घूमता रहेगा और थोड़ी देर बाद जाके धीरे 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 होके रुकेगा। यानी धारा बंद करने पर भी घूर्णन चलता रहा, घूर्णन की अवस्था परिवर्तित नहीं हुई ना। बाद में तो बंद होगा घर्षण के कारण, लेकिन काफ़ी देर या थोड़ी देर तो चलता रहा, घूमता रहा। अब प्रश्न ये है कि दो पंखे अलग अलग कंपनी के, अलग अलग प्रकार के लगे हैं और दोनों के स्विच एक साथ बंद किए। दोनों समान समय पे आके तो नहीं रुकेंगे, एक थोड़ा जल्दी रुकेगा, एक थोड़ा देर से रुकेगा। तो कैसे पता चलेगा कि कौन जल्दी और कौन देर से रुका? किससे पता चलेगा? जड़त्व आघूर्ण। जिसका जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा है उसमें ज़्यादा घूर्णन का जड़त्व होता है, यानी ज़्यादा देर तक घूर्णन की अवस्था बनाए रखेगा। और जिसका जड़त्व आघूर्ण कम था वो थोड़ी देर घूम के रुक जाएगा। तो घूर्णन गति करती हुई वस्तु कितनी देर तक घूर्णन गति करती रहेगी या कम देर तक कौन करेगी, ये सब किससे निर्धारित होगा? जड़त्व आघूर्ण से निर्धारित होगा। तो इसलिए हम जड़त्व आघूर्ण पढ़ते हैं ताकि हमें घूर्णन के जड़त्व की जानकारी प्राप्त हो सके। ये तो समझ में आ गया क्यों पढ़ते हैं। अब है क्या ये बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI बोलेंगे और प्रदर्शित करेंगे इस राशि को आई चिन्ह से, कैपिटल आई से, बड़े आई चिन्ह से। तो जड़त्व आघूर्ण क्या है? सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये कैसी राशि है, ना तो अदिश न सदिश। एक और राशि हमने पढ़ी है भाई, वो है प्रदिश। प्रदिश क्या होता है, कहाँ मिलेगा? ये सदिश चैप्टर में मिलेगा। सदिश चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें बताया था मैंने कि प्रदिश राशि क्या होती है। रिवाइज तो अभी करा ही देता हूँ, हालांकि डिटेल में वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बच्चों, प्रदिश राशि वास्तव में अदिश ही है, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क क्या है अदिश और प्रदिश में? प्रदिश राशि का मान अलग अलग निर्देश तंत्र या दिशा में अलग अलग होता है। यानी उत्तर की दिशा में मान अलग होगा, दक्षिण पूर्व में अलग मान हो जाएगा। अगर मान बदल रहा है अदिश का ऐसे दिशा के साथ तो वो राशि प्रदिश कहलाएगी, और अगर नहीं बदल रहा है, एक समान रह रहा है, तो वो राशि अदिश कहलाती है। तो प्रदिश के उदाहरण, पहला उदाहरण है जड़त्व आघूर्ण। उस समय मैंने उदाहरण बताए थे और कहा था ये आगे जाके पढ़ेंगे तब समझ में आएगा क्या है। तो आज वो दिन आ गया है वही जब हम पढ़ने वाले हैं जड़त्व आघूर्ण के बारे में।
तो बच्चों ये है तो अदिश, जैसा मैंने कहा, और अदिश है तो इसकी खुद की कोई दिशा नहीं है। जैसे सदिश की तो खुद की दिशा लिखनी पड़ती है, ध्यान है ना, इसकी खुद की कोई दिशा नहीं है, लेकिन अलग अलग दिशाओं में जब आप मान का मापन करोगे वो अलग अलग आ जाएगा। ऐसी राशि को कहते हैं प्रदेश। और ये क्या चीज़ हुई प्रदेश? जड़त्व आघूर्ण। और भी उदाहरण आएंगे इस चैप्टर में आगे, तब आगे बात करेंगे, पर ये तो एक प्रदेश राशि है। और क्या ध्यान रखना है, अलग अलग दिशाओं में मान अलग अलग होगा जड़त्व आघूर्ण का। आगे बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण के बारे में। पहली चीज़ ये याद रखनी है बच्चों कि इसका मान किसी निश्चित अक्ष के लिए निकाला जाता है, यानी अक्ष पे निर्भर करेगा जड़त्व आघूर्ण का मान। एक ही पिंड के 10, 15, 20 हजार जड़त्व आघूर्ण हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग अक्षों के लिए नापा जाता है, तो मान अलग अलग हो जाता है। दूसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है जड़त्व आघूर्ण का, द्रव्यमान जितना ज़्यादा दूर होगा अक्ष से उतना ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण का मान होगा। ये अभी आगे प्रश्न करने में भी बहुत काम आएगा पॉइंट, वापस सुन लीजिए। मान लो ये अक्ष है, तो अक्ष से जितना दूर होगा द्रव्यमान उतना ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण वस्तु का, पिंड का होगा। जैसा मैंने अभी बताया अभी तक थोड़ी देर पहले, एक ही पिंड, एक ही वस्तु के लिए जड़त्व आघूर्ण के बहुत हजारों हजारों मान हो सकते हैं, क्योंकि अक्ष भी अलग अलग हजारों हजारों हो सकते हैं। मान लो ये एक पिंड है, इसके लिए इस अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण अलग हो जाएगा भाई, इस अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण अलग हो जाएगा, इस अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण अलग हो जाएगा। इसी तरह बदलते रहेंगे जड़त्व आघूर्ण, तो अलग अलग अक्षों के लिए जड़त्व आघूर्ण के मान अलग अलग होंगे।
इस अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण नाम दे दिया I1, इसके लिए I2, इसके लिए I3 इत्यादि। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं भाई, तीनों महत्वपूर्ण, सैद्धांतिक प्रश्न में भी काम आएंगे और दूसरे प्रश्न करने पर भी काम आएंगे। जड़त्व आघूर्ण का मान किसी निश्चित अक्ष के लिए निकाला जाएगा। अक्ष जब तक नहीं बताओगे जड़त्व आघूर्ण का मान नहीं बताया जा सकता। अक्ष से द्रव्यमान ज़्यादा दूर होगा तो जड़त्व आघूर्ण का मान भी ज़्यादा हो जाएगा। एक पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण के बहुत सारे मान हो सकते हैं, क्योंकि अक्ष भी एक पिंड के लिए बहुत सारे लिए जा सकते हैं। चलिए अब इसका सूत्र देखते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण बिंदु द्रव्यमान के लिए क्या परिभाषित है भाई, ध्यान से सुन ले, समझ ले अच्छे से। बिंदु द्रव्यमान के लिए जड़त्व आघूर्ण है बिंदु द्रव्यमान की अक्ष से दूरी के वर्ग और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक बिंदु द्रव्यमान है m, अक्ष ये है हमारे पास, अक्ष से बिंदु द्रव्यमान की दूरी है r, है ना भाई। क्यों नहीं इसे लंब दूरी लिख दें ताकि और कोई दूरी लेने के बारे में ना सोचे। अक्ष से लंब दूरी वैसे तो वही ली जाती है बिंदु द्रव्यमान है तो, फिर भी कोई और दूरी ना दिमाग में आए इसलिए लंब लिख दिया। बिंदु द्रव्यमान की अक्ष से लंब दूरी लेंगे r, तो I बराबर mr स्क्वायर। तो दूरी का तो वर्ग करना है और उसको द्रव्यमान से गुणा कर देना है। इससे आपको बिंदु द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो ये है भाई हमारा सूत्र जड़त्व आघूर्ण प्राप्त करने के लिए, किसका, बिंदु द्रव्यमान का। इस सूत्र से बिंदु द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण मिलेगा। तो ये पहला सूत्र है I का जो आपको याद रखना है। जड़त्व आघूर्ण में खूब सारे सूत्र आएंगे बच्चों हर एक वस्तु के लिए, और उनको निकालने में बहुत समय और मेहनत लगता है, इसलिए आपको डायरेक्ट याद रखने हैं और उनका उपयोग हमें प्रश्नों में करना होगा। तो सभी पिंडों के, जैसे द्रव्यमान केंद्र में भी आपने देखा था, अलग अलग पिंडों के द्रव्यमान केंद्र निकालने में मेहनत लगती है। एक टेबल में मैंने सारे लिखवा दिए कि वो याद रखें, वो भी यहाँ काम आएंगे और जड़त्व आघूर्ण भी काम आएंगे। तो बिंदु द्रव्यमान के लिए I बराबर mr स्क्वायर। अब आप देख ही रहे हैं, यही कि यही द्रव्यमान के लिए अगर मैं अक्ष बदल दूं, दूरी बदल जाएगी। इस अक्ष के लिए I लिखा, इस अक्ष के लिए अगर I1 बोल दें तो I1 कितना हो गया, द्रव्यमान इंटू दूरी का वर्ग। वही वस्तु, वही बिंदु द्रव्यमान m, पर इस द्रव्यमान का इस अक्ष के लिए आया है I, इस अक्ष के लिए आया है I1, मान अलग अलग दिख रहे हैं।
एक ही वस्तु का अलग अलग अक्षों के लिए जड़त्व आघूर्ण अलग अलग होता है। अगर दूरियां अलग अलग हों दिख रहा है तो याद रखना है भाई, वस्तु वही की वही रहेगी, अक्ष बदलते ही जड़त्व आघूर्ण बदल जाएगा, नया मान अलग मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु आपने पढ़े थे, देखें भाई, किसी निश्चित अक्ष के लिए निकाला जाता है, अक्ष परिभाषित किया तभी मान आया, अलग अक्ष के लिए अलग हो गया। अक्ष से द्रव्यमान अधिक दूरी पर होने पर जड़त्वाघूर्ण अधिक, क्योंकि दूरी का वर्ग है, दूरी बढ़ी जड़त्वाघूर्ण बढ़ जाएगा। एक पिंड के लिए जड़त्वाघूर्ण के बहुत सारे मान हो सकते हैं, अभी आए हैं ना अलग अलग मान, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट हमने समझ लिए हैं, जो एग्जाम्पल लिया उससे कि हाँ ये तीनों सही हो गए हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं भाई, जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान के वितरण पर भी निर्भर करता है। किस प्रकार वितरित है द्रव्यमान पिंड का अक्ष से, उस पर निर्भर करेगा। क्या मतलब हुआ, अभी तो यहाँ पे एक ही बिंदु द्रव्यमान था, अब मान लो पिंड में अलग अलग बिंदु द्रव्यमान है। अक्ष तो ये है, पिंड ऐसा है कि इसमें यहाँ एक बिंदु द्रव्यमान है, यहाँ बिंदु द्रव्यमान है, यहाँ बिंदु द्रव्यमान है और यहाँ बिंदु द्रव्यमान है। द्रव्यमान इसका पूरा m है, मान लो 4 किलोग्राम। तो द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, लेकिन 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम ऐसे हैं। तो हम देख रहे हैं 1 और 1, ये 2 किलोग्राम तो ज़्यादा दूर है अक्ष से, लेकिन ये 2 किलोग्राम की दूरी इसके सापेक्ष तो कम है। अब इसी की जगह दूसरा पिंड लेते हैं, अक्ष तो यही का यही रख रहा हूं, ध्यान दीजिए। ऐसा पिंड लिया बच्चों जिसमें 4 किलोग्राम द्रव्यमान है, चारों यहीं पर है, इसमें 2 यहाँ और 2 पास थे, इसमें चारों इतनी दूरी पर है, तो द्रव्यमान इसका भी वही है। न द्रव्यमान बदला है इस पूरे पिंड का, न अक्ष बदला, पर जड़त्व आघूर्ण बदल गया, क्योंकि इस पिंड में वितरण अलग है। इसमें वितरण कैसा था, कुछ द्रव्यमान पास कुछ दूर, नीचे वाले पिंड में सारा द्रव्यमान दूर ही है, तो वितरण अलग हुआ है। द्रव्यमान नहीं बदला पिंड का और न अक्ष बदला, पर द्रव्यमान का वितरण पास में है या दूर है, इस पे भी निर्भर करेगा। तो यही हमने लिखा है बच्चों, द्रव्यमान के वितरण पर भी निर्भर करता है। समान द्रव्यमान का पिंड
एक ही तरह का पिंड है पर द्रव्यमान अक्ष के पास है तो जड़त्वाघूर्ण कम, और ज़्यादा दूर वितरित है द्रव्यमान तो जड़त्वाघूर्ण ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमने एक उदाहरण से समझा, और उदाहरण देखते हैं जल्दी से। ये आकृति का पिंड है, हम देख रहे हैं यहाँ पतला है यहाँ मोटा है, यानी यहाँ द्रव्यमान कम यहाँ द्रव्यमान ज़्यादा। अब ध्यान से देखिए, मैं दो अक्ष ले रहा हूँ। इस कोने से गुजरता हुआ अक्ष लिया एक बार, और एक बार इस कोने से गुजरता हुआ अक्ष लिया। दो अलग अलग अक्ष हैं बच्चों। प्रश्न ये पूछ रहा है किस अक्ष के लिए पिंड का जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा। जल्दी सोचिए, बिल्कुल सरल है, मैं सारा कंसेप्ट इसका समझा चुका हूं। उत्तर तो आप फटाफट देख के ही निकाल सकते हैं बच्चों। पिंड एक ही है, दो बार बना रखा है मैंने एक ही पिंड को, और दो अलग अलग अक्ष भी दिखाए हैं, एक लाल एक नीला, 1 और 2 नंबर दे दिए हैं। प्रश्न ये जानना चाह रहा है कि इस एक पिंड का दोनों में से किस अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा होगा। किस अक्ष के लिए ज़्यादा होगा भाई? चलिए देखते हैं। 2 नंबर अक्ष में जो बड़ा द्रव्यमान है, ज़्यादा वाला द्रव्यमान, वो कहाँ है? अक्ष के पास। और छोटा द्रव्यमान, पतला वाला द्रव्यमान अक्ष से दूर। ज़्यादा द्रव्यमान पास, कम द्रव्यमान दूर। एक नंबर वाले अक्ष में कम वाला द्रव्यमान पास है पर बड़ा वाला, ज़्यादा वाला द्रव्यमान अक्ष से दूर है। कहाँ गया भाई हमारा पॉइंट? द्रव्यमान अक्ष के पास वितरित हो तो जड़त्व आघूर्ण कम, और दूर होने पर ज़्यादा होता है। इसको और क्लियर करने के लिए इसमें ज़्यादा शब्द जोड़ देता हूँ बच्चों। यदि ज़्यादा द्रव्यमान अक्ष के पास वितरित हो तो जड़त्व आघूर्ण कम, और दूर वितरित होने पर ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा द्रव्यमान अक्ष के पास, ज़्यादा द्रव्यमान अक्ष से दूर। ज़्यादा द्रव्यमान दूर। अतः किस अक्ष के लिए इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा? एक के लिए। I1 I2 से बड़ा हो जाएगा।
एक और प्रश्न देखें इसी कंसेप्ट पर। एक विशेष प्रकार का पिंड है जो आधा लकड़ी का बना है और आधा लोहे का बना है। पिंड एक ही है। आधा भाग लकड़ी का है, आधा भाग लोहे का है। फिर से हमारे पास दो अक्ष हैं बच्चों। देखिए भाई, इस एक नंबर अक्ष के लिए जड़त्वाघूर्ण I1 हो गया, दो नंबर के लिए I2 हो गया। फिर से प्रश्न वही पूछ रहा है, I1 और I2 में कौन बड़ा कौन छोटा होगा। फिर से आप हल करेंगे, बिल्कुल इजी है ये तो। कंसेप्ट अब क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बच्चों कि लकड़ी और लोहे में कौन ज़्यादा द्रव्यमान वाला होता है। निश्चित रूप से लोहे का घनत्व बहुत ज़्यादा है, तो समान आयतन के लिए लोहे का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है लकड़ी की अपेक्षा, है ना। तो जल्दी सोचिए भाई, दोनों में से किस अक्ष के लिए इस पूरे पिंड का जड़त्वाघूर्ण ज़्यादा होगा। पिंड एक ही है पूरा, ध्यान रखें, ये पूरा पिंड है बच्चों। दो पिंड नहीं है बेटा, फिर बता रहा हूं, एक ही पिंड है। आधा लकड़ी का बना है और आधा लोहे का बना है, एक पिंड है। इस एक पिंड का जड़त्वाघूर्ण दोनों में से किस अक्ष के लिए ज्यादा होगा। एक अक्ष इधर से गुजर रहा है इस सिरे से, और एक इस सिरे से गुजर रहा है। हाँ बिल्कुल सरल था, सही सोच रहे हैं, सही पता लगाया है। जिधर द्रव्यमान अक्ष से दूर होगा, बड़ा द्रव्यमान, भारी द्रव्यमान, ज्यादा द्रव्यमान, यदि ज्यादा द्रव्यमान अक्ष के पास हो तो जड़त्वाघूर्ण कम, और दूर हो
तो ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, बस ये बात सोचनी है भाई, किसका द्रव्यमान ज़्यादा है। समान आकार के लकड़ी और लोहे के आधे आधे भाग है, लोहे का ज़्यादा द्रव्यमान है, ये तो पक्का हो गया। तो ज़्यादा द्रव्यमान अक्ष के अरे पास आ गया। दूसरा अक्ष कम द्रव्यमान पास है और ज़्यादा द्रव्यमान अक्ष से दूर है। हाँ, ज़्यादा द्रव्यमान अक्ष से दूर, निश्चित रूप से पहले अक्ष के लिए जड़त्वाघूर्ण ज़्यादा हो जाएगा। तो भाई अब इन उदाहरणों से ये एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है आई, दूरी पे भी निर्भर कर रहा है और द्रव्यमान के वितरण पे भी निर्भर कर रहा है। एक ही द्रव्यमान है पर वितरण अलग अलग प्रकार से हुआ दोनों अक्षों के लिए। एक में भारी द्रव्यमान ज़्यादा द्रव्यमान दूर है, एक में ज़्यादा द्रव्यमान पास, तो जड़त्वाघूर्ण भी इनके अलग अलग होंगे। और जिसमें ज़्यादा द्रव्यमान दूर होगा अक्ष से, उसके लिए जड़त्वाघूर्ण बड़ा या ज़्यादा होता है। तो अब अच्छे से क्लियर हो चुका है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न जल्दी से इस पर कर लिया जाए, फिर इसके प्रमेय देखने हैं जो बहुत ज़्यादा उपयोग में आएंगे। क्या कह रहा है भाई प्रश्न? आपको 4 बिंदु द्रव्यमान दिख रहे हैं प्रश्न में, 1 2 3 4 4 बिंदु द्रव्यमान है। प्रश्न ये जानना चाह रहे हैं इस पूरे निकाय का दिए गए अक्ष के लिए, ये रहा अक्ष, इस पूरे निकाय का इस अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या करें भाई? बिंदु द्रव्यमान है, सोचने की जरूरत ही नहीं। कहाँ गया भाई सूत्र बिंदु द्रव्यमान का? ये रहा। बिंदु द्रव्यमान r दूरी पर हो अक्ष से, सीधे I बराबर mr स्क्वायर।
लगा देते हैं। 4 द्रव्यमान हैं, 4 जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे चारों बिंदु द्रव्यमानों के लिए। और अदिश में दिशा तो होती नहीं, कोई सदिश सूत्र नहीं, कोई परिणामी सदिश नहीं, सीधे योग करना है, योग। तो भाई I1, इसका जड़त्व आघूर्ण I1 मान लिया m इंटू आर स्क्वायर। मात्रक क्या होगा बच्चों इसका? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। द्रव्यमान और दूरी का वर्ग किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। I1 आ गया। I2 2 इंटू 6 का वर्ग, तीसरा नाम तो किसी को भी 1 2 3 4 दे सकते हैं। 10 इंटू 1 का वर्ग, और आखिरी 5 इंटू 4 का वर्ग। बस अब क्या करना है? सभी का योग। यहीं पे कर देते हैं भाई। कुल जड़त्व आघूर्ण I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है भाई। छत्तीस प्लस 72 प्लस 10 प्लस 80। तो उत्तर हो गया 198 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आसानी से जल्दी से उत्तर आ सकता है। सीधे सभी के जड़त्व आघूर्णों को जोड़ना होता है। समझ में आ गया भाई? बिल्कुल आसान है, सरल है। इस प्रकार से आप उत्तर निकाल सकते हैं। एक प्रश्न आप भी कर लीजिए, कुछ ज़्यादा तो इसमें करना ही नहीं है, सीधे मान रख के उत्तर निकालने हैं। सभी के जड़त्व आघूर्णों का सीधे योग करना है ना? तो ये बात याद रखेंगे भाई। ये भी लिख दूं पॉइंट। एक से ज्यादा पिंड है निकाय में, सभी के जड़त्व आघूर्णकों का योग करते हैं। करेंगे भाई आप?
फिर से 4 बिंदु द्रव्यमान हैं। देखिए भाई 6 किलोग्राम 2 मीटर दूर है अक्ष से, 8 किलोग्राम 5 मीटर दूर है अक्ष से, 3 किलोग्राम 4 मीटर दूर है अक्ष से, 7 किलोग्राम अक्ष पे ही दिख रहा है, अक्ष के ऊपर ही रखा हुआ है। प्रश्न वही है, निकाय का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। निकाय का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। करिए भाई जल्दी से उत्तर निकाल लीजिए। आ गया होगा भाई उत्तर, तो चलो निकाल देते हैं एक एक मान, और सबको क्या करना है, योग। I1 कोई भी मान लें, 8 × 5 का वर्ग 200 हो गया। I2 6 × 2 का वर्ग 24 हो गया। I3 3 × 4 का वर्ग 48 हो गया। I4 7 किलोग्राम इंटू दूरी कितनी है, अक्ष पे ही तो है, 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर 2 मीटर 1 मीटर 0, अक्ष पे ही है तो 0 हो गया, यानी 0 इसका जड़त्व आघूर्ण है। तो भाई अब चारों का योग कर दे। आ गया उत्तर तो, और एक छोटी सी नई चीज और सीखने को मिल गई है। यदि कोई बिंदु द्रव्यमान अक्ष पे ही आ जाए तो उसका जड़त्व आघूर्ण 0 होता है, निकालने की आवश्यकता नहीं। लिख लेते हैं जल्दी से इसको भी। यदि कोई बिंदु द्रव्यमान अक्ष पर ही स्थित हो तो उसका जड़त्व आघूर्ण 0 ही होता है। जीरो लिया, जोड़ने में 0 ही जुड़ा है।
तो भाई जड़त्व आघूर्ण क्या होता है ये अब हमें समझ में आ गया है कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, क्या उसका फ़ायदा है, मतलब क्यों हम उसकी बात करते हैं और कैसे उसे निकालते हैं। तो अब जड़त्व आघूर्ण के प्रमेय देख लेते हैं भाई। जड़त्व आघूर्ण के दो प्रमेय हैं बच्चों। पहला है भाई समांतर अक्ष प्रमेय, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या कहता है भाई हमारा समांतर अक्ष प्रमेय बच्चों। समांतर अक्ष प्रमेय कहता है आपको किसी भी अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण अगर निकालना हो तो उस अक्ष के समांतर द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के जड़त्व आघूर्ण को लो। आहा, यहाँ आ गया है बच्चों, देखो द्रव्यमान केंद्र भी। तो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला उस अक्ष के समांतर अक्ष का जड़त्व आघूर्ण अगर आपके पास है वो और द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के मध्य दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इतना बड़ा हो गया, समझने में बड़ा छोटा सा है, लिख के कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये कोई भी पिंड है, ये है इसका द्रव्यमान केंद्र Cm, है ना। इस अक्ष के लिए नहीं, आपको किसी और, मान लो इस अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने को कहा। इस अक्ष का जड़त्व आघूर्ण निकालने को कहा और हमें क्या करना होगा, I निकालने के लिए पहले इसके समांतर द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष का जड़त्व आघूर्ण पता करना होगा। ये रहा द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला समांतर अक्ष। द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है और हमारे जिस अक्ष के लिए निकालना है उसके समांतर है। इसको नाम दे दिया ICM, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र से ही गुजर रहा है भाई। अब दोनों अक्षों के मध्य दूरी है मान लो d और पिंड का द्रव्यमान है m। तो समांतर अक्ष प्रमेय कहता है किसी भी अक्ष के लिए, ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी अक्ष के लिए पिंड का जड़त्व आघूर्ण दो चीजों के योग के बराबर होता है। दो चीजों के योग के बराबर होता है।
पहली चीज क्या है, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के लिए जड़त्वाघूर्ण। द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष, इसके समांतर अक्ष का जड़त्वाघूर्ण कितना है, ICM। और क्या लेना है, द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के मध्य दूरी के वर्ग का गुणनफल। द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के मध्य दूरी के वर्ग का गुणनफल। अब पूरा प्रमेय वापस सुन लीजिए ध्यान से, आराम से। किसी भी अक्ष के लिए जड़त्वाघूर्ण समांतर द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के जड़त्वाघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो लिखने में प्रमेय लंबा है, समझने में बिल्कुल सरल। I बराबर ICM प्लस MD²। ICM जो अक्ष के लिए निकालना है उसके समांतर द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष का जड़त्वाघूर्ण, M पिंड का द्रव्यमान, D दोनों समांतर अक्षों के मध्य दूरी। I बराबर ICM प्लस MD²। ये है भाई हमारा पहला प्रमेय। आज प्रमेय पढ़ ले और फिर अगली बार दोनों प्रमेयों का उपयोग देखेंगे और अलग अलग पिंडों के जड़त्वाघूर्ण में भी इनका खूब सारा उपयोग होगा। बस आपको एक विशेष बिंदु याद रखना है, समांतर अक्ष प्रमेय लगाने के लिए एक अक्ष कहाँ से गुजरना जरूरी है, द्रव्यमान केंद्र से गुजरना जरूरी है। अगले लेक्चर में हम प्रश्न करेंगे तो गलत हो जाएगा अगर ये बिंदु याद नहीं रखा कि एक अक्ष द्रव्यमान केंद्र से गुजरना जरूरी है, वरना समांतर अक्ष प्रमेय नहीं लगा सकते हैं। दूसरा है भाई लंबवत अक्ष प्रमेय। ये क्या कहता है ये भी समझ लें। प्रमेय की भाषा तो लंबी लंबी है, समझने में बिल्कुल छोटे हैं। देखिए भाई क्या कह रहा है ये, इसमें शर्त क्या है,
जिस अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हो वो पिंड के तल के लंबवत होना चाहिए। तो ये द्विविम वस्तुओं में ही कार्य करेगा, त्रिविम में नहीं। तो पिंड के तल के लंबवत अक्ष का जड़त्व आघूर्ण पिंड के तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों के जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होगा। बस तीनों एक ही बिंदु से गुजरने चाहिए, प्रतिच्छेदन बिंदु समान होना चाहिए। देखें भाई ये क्या कह रहा है, ध्यान से आराम से। आपको इस अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, जो कैसा है, पिंड के तल के लंबवत। ये पिंड है, ऐसे अक्ष जा रहा है, पिंड के तल के लंबवत है। इसके लिए जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए, आई निकालने के लिए आपको दो और अक्षों का जड़त्व आघूर्ण पता होना चाहिए जो पिंड के तल में स्थित हों। पिंड के तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों का जड़त्व आघूर्ण पिंड के तल में, एक ये है मान लो पिंड के तल में, और एक ये है पिंड के तल में। दोनों लंबवत हैं। इन दोनों के जड़त्व आघूर्ण आपको पता होने चाहिए। मान लो ये I1 और ये I2 है, तो I बराबर I1 प्लस I2। इस अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण इन दोनों अक्षों के जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होगा। शर्तें क्या हैं जो जरूरी हैं इस प्रमेय को लगाने के लिए? पहली, जिस अक्ष का जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हो वो तल के लंबवत है। बाकी दोनों जड़त्व आघूर्ण तल में स्थित अक्षों के लिए है। इस प्रकार तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों के लिए, ऐसे देखिए ये तल में स्थित हैं और परस्पर लंबवत हैं। इन दोनों का जड़त्व आघूर्ण का योग करना है। तो वास्तव में अगर देखो तो तीनों लंबवत हो गए ना, क्योंकि ये तो तल के ही लंबवत है ऐसे, तो ये इसके भी लंबवत हो गया और इसके भी लंबवत हो गया तल वाले के। तो ये वाला इन दोनों के लंबवत है और ये दोनों आपस में भी लंबवत हैं। बस I1 और I2 वाले कहाँ स्थित होने चाहिए? तल में होने चाहिए। और तीनों का प्रतिच्छेदन बिंदु समान है कि नहीं भाई? तीनों एक ही बिंदु से गुजरते हुए होने चाहिए। ध्यान दो, यहाँ मैंने द्रव्यमान केंद्र की कोई बात नहीं कही। ज़रूरी नहीं है कि ये द्रव्यमान केंद्र हो, कहीं से भी गुजरे, बस तीनों एक ही बिंदु से गुजरने चाहिए, इतना ही आवश्यक है। तो वापस से सुन लें, पिंड के तल के लंबवत अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण पिंड के तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों के जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है अगर तीनों अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु समान हो, एक ही बिंदु से गुजरते हुए होने चाहिए। तो ये है भाई लंबवत अक्ष प्रमेय। तो आज हमने दोनों प्रमेय भी पढ़ ली है और जड़त्व आघूर्ण का कंसेप्ट भी सीख लिया है। तो अगली बार अगले लेक्चर में हम इन प्रमेयों का उपयोग करेंगे और अलग अलग पिंडों के जड़त्व आघूर्ण भी देखेंगे। तो प्रमेय ज़रूर एक बार रिवाइज कर ले बच्चों, अगले लेक्चर के लिए इनका उपयोग भी करेंगे ताकि और अच्छे से ये आ जाए प्रमेय हमें, और अलग अलग पिंडों के जड़त्व आघूर्ण की भी बात करेंगे। तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में जड़त्व आघूर्ण के साथ ही।